तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने नए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे कुछ बचे हुए क्वेश्चंस पर बात करेंगे। पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, है ना। ये आपकी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। कहता है ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल, दो डाई को रोल किया है, एक ब्लैक कलर की डाई है और एक रेड कलर की डाई है। उसके बाद कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिस दिस दिस, और एक और पार्ट दिया उसने फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसको तो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये सोचते हैं अगर एक ब्लैक और एक रेड डाई, वैसे तो हम यूजुअली जब बात करते हैं ना दो व्हाइट डाई की बात करते हैं, भाई दोनों व्हाइट डाई रोल की गई, राइट। और कलर्स पे हम आते ही नहीं है, बस हम ये सोचते हैं इस पर ये आएगा, इस पर ये आएगा। इस बार ब्लैक बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं 1 मिनट के लिए आपकी कंफ्यूजन के लिए सैंपल स्पेस बनाऊं तो कैसा होने वाला है, देखो ध्यान से, ब्लैक पर 1 आ जाए, रेड पर भी 1 आ जाए, ऐसा हो सकता है ना सर, है ना। ब्लैक पर 1, रेड पर 1, ब्लैक पर 1 आ जाए, रेड पर 2 आ जाए, ब्लैक पर 1 आ जाए, रेड पर 3 आ जाए, ब्लैक पर 1 आ जाए, रेड पर 4 आ जाए। सेम वे ब्लैक पर आ जाए 1, रेड पर आ जाए क्या 5, एंड ब्लैक पर 1 और रेड पर क्या आ जाए 6, है ना। सर एक काम करते हैं, पूरा ही लिख लेते हैं इसको जिससे कि कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो ब्लैक पर 2, रेड पर आ जाए 1, ब्लैक पर 2, ये 2 भाई ऊपर लिखना है मेरे को, 2, रेड पर 2, ब्लैक पर 2, रेड पर 3, ब्लैक पर आ जाए इस बार 2, रेड पर आ जाए 4, ब्लैक पर आ जाए 2, रेड पर आ जाए 5, और ब्लैक पर आ गया मान लीजिए 2, तो रेड पर क्या आ जाए इस बार 6। क्लियर है। ये 1 को भाई ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ये मान के चले, कई बार मैं नीचे लिख देता हूं जल्दबाजी में, तो उसका आप ध्यान रखेंगे। ये 4 यहां है और ये 1 भी यहां है। क्लियर है। अब ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लैक पर क्या आ सकता है 3, तो रेड पर 1, है ना। और ब्लैक पर क्या आ सकता है फिर से 3, रेड पर 2, ब्लैक पर 3, रेड पर भी 3, ब्लैक पर 3, रेड पर 4, ब्लैक पर 3 तो रेड पर कितना आ सकता है सर 4, है ना। ब्लैक पर 3, रेड पर 5, ब्लैक पर 3, रेड पर 6 आ सकता है ना सर 6, है ना, ब्रैकेट क्लोज। आगे चलते हैं। ब्लैक पर 4 तो रेड पर आएगा 1, ब्लैक पर 4 तो रेड पर आएगा 2, ब्लैक पर 4 तो रेड पर आएगा 3, ब्लैक पर फिर से 4 तो रेड पर आएगा 4, रेड पर कितना आएगा 4, राइट। ब्लैक पर 4, रेड पर 5, ब्लैक पर 4 एंड रेड 1 विल बी 6 आएगा सर। चेक करो यहां पर 4 है भाई, ये इट इज योर 4। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लैक पर क्या आ जाए सर इस बार 5 आ जाए, ब्लैक 5 दे तो रेड आएगा 1, ब्लैक पर फिर 5 तो रेड पर आएगा 2, ब्लैक पर 5 तो रेड पर 3, ब्लैक पर 5 रेड पर 4, ब्लैक पर 5 रेड पर 5 और ब्लैक पर 5 रेड पर 6, है ना। एक लास्ट लाइन और भाई, ब्लैक पर 6, रेड पर 1, ब्लैक पर 6, रेड पर 2, ब्लैक पर 6, रेड पर 3, ब्लैक पर 6, रेड पर 4, ब्लैक पर 6, रेड पर 5 और ब्लैक पर 6 एंड रेड पर 6। ये केसेस हो सकते हैं हमारे, अगेन 36 केसेस होंगे। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सर एक पर कुछ आ जाए, एक पर कुछ आ जाए, है ना। क्लियर है ये बात अच्छे से। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो हो गए 36 फिर से। अब हमारे को क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। क्या आ जाए सम ग्रेटर देन 9, तो इस इवेंट को हम क्या लेंगे सर एफ हमारा क्या है सम ग्रेटर देन 9, है ना। सम बड़ा हो किससे 9 से। आगे कहता है गिवन दैट, गिवन दिया हुआ है सर, देख लो कंडीशनल ना भी देता तब भी कहता है एक चीज निकाल दो। अगर गिवन ये है तो गिवन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, तो ब्लैक डाई पर रिजल्ट क्या है 5, तो आप खुद बताओ ब्लैक डाई पर अगर 5 आ रहा है तो ब्लैक 5 तो रेड क्या हो सकता है 1, या फिर आप यहां से देखो ब्लैक 5 वाली पूरी लाइन लोगे ना, ब्लैक पर 5 आ रहा है तो हम ये लेंगे। या एक काम करते हैं, मैं पहले इसको है ना पहले स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देता हूं, फिर हम इसको सेट्स की फॉर्म में लिखें, राइट। मैंने पहले सेट की फॉर्म में लिख दिया इसको, आप इसको ऐसे लिखिए ब्लैक रिजल्टेड इन नंबर 5। क्लियर है बेटा ये बात। अब सर हम इसको ना सेट्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। एफ सम 9 से बड़ा, तो या तो सम 10 आ जाए, तो सर मेरे को सैंपल स्पेस की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोबारा सोचो, अगर मैं ये कहूं तो सर ब्लैक पर हम क्या ले लें सर, या तो 5 इस पर आ जाए तो उस पर भी 5 आ जाए, अगर इस पर 1 आ गया तो उस पर 9 तो नहीं आ सकता ना, सम 10 की बात हो रही है। तो सबसे पहले 6 लो, यहां पे ब्लैक 6 और रेड 4,
या इसको एक कम करो, ब्लैक पर 5 तो रेड पर भी 5, या एक कम और करो, ब्लैक पर 4 तो रेड पर भी 6 आएगा सर इस बार। तो ये क्या हो गया, सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी है ना, सम 10 आने वाले केसेस है, नंबर ऑफ केसेस। अब मैं बात कर रहा हूं सम 11, तो ब्लैक पर क्या आ जाए सर 5 या 6 ले ले पहले, ब्लैक पर 6 तो रेड पर 5 है ना, या फिर ब्लैक पर आ जाए 5 और रेड पर क्या आ जाए 6, यही दो केसेस हो सकते हैं 11 आने के। तो आप जानते ही हैं ये 11 आने वाले केसेस हैं सर, ये 10 आने वाले केसेस है, और ये क्या है 12 आने वाला, वो भी लेना है, ब्लैक 6 और रेड क्या दे दे 6 दे दे, रेड क्या दे दे भाई 6 दे दे, रेड 6 दे दे। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है रेड पर 6 आ जाए ब्लैक पर 6 आ जाए, वो आ तो गया यहाँ पे केस, रिपीटिशन तो अलाउ ही नहीं होती ना। आप कहोगे सर यहाँ पर ब्लैक पर 5 रेड पर 5, तो पहले रेड पर 5 ब्लैक पर 5, रिपीटिशन नॉट अलाउड, और दो डाई फिक्री है ना, तो हम तो 5 ही ले रहे हैं और एक ही बार लेंगे, ये बात समझ रहे हैं। अगर मैं कहूं ब्लैक पर 5 रेड पर 5 या रेड पर 5 ब्लैक पर 5, फर्क क्या है उसमें, कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस होगा ये है ना, तो अगर मैं इसकी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालूं तो सर वो तो मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करिए इस पर। तो पहले ये इवेंट हुआ है तो आप इसको भी लिखवाओ किसमें, सेट्स फॉर्म में। तो क्या होगा, ब्लैक रिजल्टेड इन 5, ब्लैक पर 5 आया है, तो ब्लैक पर अगर 5 है तो रेड पर क्या होगा 1, ब्लैक पर अगर 5 है तो रेड पर क्या होगा 2, ब्लैक पर अगर 5 है तो रेड पर क्या होगा सर 3 है ना, और यहां पर भी लिख देते हैं ब्लैक पर अगर 5 है तो रेड पर होगा 4, ब्लैक पर अगर 5 है तो रेड पर होगा 5, और अगर ब्लैक पर 5 है तो लास्ट नंबर रेड का हो सकता है 6। क्लियर है। तो सर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन। तो सब आप जानते हैं ये सब क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, और इक्वली लाइकली इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम रहती है 1/36, 1/1/1/1/36। तो 1 2 3 4 5 6, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 6/36। कट करना चाहते हैं यहाँ पे, चलो सर हम लास्ट में कर देंगे इकट्ठा, राइट। अब आप जानते हैं मेरे को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी होती है, तो मेरे को एक केस और बनाना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो दैट विल बी F इंटरसेक्शन G। आप देख के बताओ दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, वरना यहां पढ़ो, ब्लैक कहता है 5 आ जाए, ब्लैक क्या कहता है 5 आ जाए, ये कहता है 9 से बड़ा आ जाए, तो ब्लैक 5 ढूंढ लो बस भाई। ये क्या कहता है, ब्लैक आ जाए 5, ब्लैक आ जाए 5, और ये कहता है सम 9 से बड़ा हो, तो 5 ब्लैक आ रहा है, ठीक है, सम 9 से बड़ा है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, सम 9 है, लेकिन सर बड़ा चाहिए तो ये केस और ये केस तो होंगे, वरना आप देख लो इन दोनों में कॉमन देखो सर, एक तो ये दिख रहा है B5R5 और ये दिख रहा है B5R6, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे B5R5, फिर क्या लिखेंगे B5R6, ठीक है। अब सर हम इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, वो होगी 2/36। क्लियर है बात आपको। अब हम क्या करेंगे सर, प्रोबेबिलिटी F की हमें निकालनी है जब G हो चुका, तो दैट विल बी F इंटरसेक्शन G डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G है 2/36, मेन डिवीजन अपॉन में 6/36, 36 से 36 कैंसिल, ये 1/3, तो आंसर आएगा 1/3। क्लियर है आपको ये बात। आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट पर बात करते हैं। देखिए ध्यान से, बी पार्ट, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस बार भी इसी तरह से कुछ कह रहा है, ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। तो मेरे पास जो F होगा वो तो है सम 8, ठीक है, और जो गिवन है, गिवन कहता है रिजल्टेंट द रेड डाई रिजल्ट इन ए नंबर लेस देन 4। जो रेड डाई पर नंबर आया ना, रेड डाई पर लेस देन नंबर 4 आया है, रेड डाई पर 4 से छोटा नंबर आया है, तो सर रेड डाई पर 4 से छोटा नंबर, तो ये केस होंगे, देखो ध्यान से, जिनको मैंने बॉक्स में बंद किया है ना, वरना आप लिख के देखो, देखो ध्यान से। पहले इसकी बात करते हैं F, सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि केसेस अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो पहली पे 1 आ जाए, नहीं 2 आ जाए, हाँ वो चलेगा, नहीं तो सब उल्टा सोचो, ब्लैक पर आ जाए 6 तो रेड पर आएगा 2, ब्लैक पर आ जाए 5 तो रेड पर आएगा 3, ब्लैक पर आ जाए 4 तो रेड पर आएगा 4, है ना। और आगे बढ़ाओ सर, ऐसा भी तो हो सकता है ब्लैक पर आ जाए 3 तो रेड पर आ जाए इस बार 5, अगर ब्लैक पर आ जाए 2 तो रेड पर क्या आ जाए 6, तो यही तो केसेस बनेंगे, है ना। अब बोलता है गिवन की प्रोबेबिलिटी भी लिख के देखते हैं, तो G विल बी इक्वल टू, देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो रेड पर नंबर 4 से छोटा आना चाहिए, तो ब्लैक पर तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन रेड पर 4 से छोटा, तो रेड पर 1 आ जाए, तो ब्लैक पर तो सर 2 भी आ सकता है, रेड पर फिर 1 आ जाए, ब्लैक पर 3 भी आ सकता है, रेड पर फिर 1 आना चाहिए, रेड 1 जो मतलब 4 से छोटा नंबर है ना 1 किसी के साथ भी आ सकता है ब्लैक के, तो ब्लैक पर 4,
रेड पर 1, ब्लैक पर 5, रेड पर 1, ब्लैक पर 6, रेड पर फिर से 1। अब सर अब देखिए जो 4 से छोटे नंबर है वो कौन कौन होंगे, 1, 2 और 3। तो रेड 1 आ जाए, सबके साथ आ गया। अब की बार रेड को 2 कर लो, रेड को क्या ले लें इस बार 2 कर लेते हैं। किसके साथ, ब्लैक क्या हो सकता है 1 भी हो सकता है। यहां पर ब्लैक 2 हो तो रेड 2 ही रहना चाहिए, यहां पर ब्लैक 3 हो जाए तब भी रेड 2 रहना चाहिए। ब्लैक 4 रेड 2, ब्लैक 5 रेड अभी भी 2 एंड लास्ट ब्लैक 6 रेड 2। ठीक है, सेम वे अब रेड क्या आ जाए 3 तो ब्लैक 1 के साथ भी आ सकता है रेड 3। तो भाई रेड डाई पर 3 और ब्लैक पर 1 वो भी काम करेगा ना, क्योंकि कहता है रेड पर कंडीशन है रेड 4 से छोटा होना चाहिए। तो ब्लैक 2 होगा तब भी रेड 3 हो सकता है, ब्लैक 3 हुआ तब भी रेड 3 हो सकता है, ब्लैक 4 हुआ तब भी रेड 3 हो सकता है, ब्लैक 5 हुआ तब भी रेड 3 एंड ब्लैक 6 होने पर भी रेड क्या होगा, अभी भी 3 होगा। चेक करें आप ध्यान से। ठीक है, तो वहां पर केसेस बन रहे 18, चेक करो आधा सैंपल स्पेस आ चुका है। तो सर अच्छी बात है, प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, तो इसकी 18/36 कैंसिल बाद में करेंगे। अब एक इवेंट और निकालना है F इंटरसेक्शन G। बताओ इन दोनों में कॉमन कहता है रेड डाई पर 4 से छोटा नंबर और उन नंबर का सम 8 हो, है ना। ये इवेंट हो चुका, यही लॉजिक है, ये हो चुका, यही मेरा सैंपल स्पेस है। इसमें से सम 8, देखो सम 8 किस पे बन रहा है सर, 1 और 1 2 नहीं बन रहा, 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 है ना। 1 2 1 2 नहीं, यहां पर भी नहीं है। देखो ध्यान से, इसमें बन रहा है सम 8 और सर सम 8 सम 8 सम 8 इसमें बन रहा है ना। नहीं तो सर मैं डायरेक्ट सोच सकता हूं क्या, रेड डाई पर 4 चाहिए, रेड डाई पर क्या चाहिए 4 चाहिए ही चाहिए, रेड डाई पर 4 से छोटा, सॉरी 4 से छोटा और सम बना दे 8। तो आप बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सम 8 आने की। सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी है 6/2, है ना। जब हम पढ़ते थे यानी कि जब आइडेंटिकल डाइज होती हैं, सेम कलर वाली होती हैं, तो हम ये तो लिखते हैं 6/2 5/3 4/4 3/5 और 2,6, यही तो केस है सर। लेकिन इनमें एक बात और है, अगर मैं पहले वाली को ब्लैक कह दूं, दूसरे वाली को रेड, या कैसे भी कह दूं, तो रेड कहता है नंबर 4 से छोटा होना चाहिए, ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये तो काम ही नहीं करेंगे। अगर ये रेड है तो 4 से छोटा है ही नहीं इनमें, तो यही दो केस होंगे, ब्लैक तो होगा 6, रेड होगा 2, ब्लैक होगा 5 और रेड होगा 3। बेटा मैंने इन्हीं पर मार्क किया था, आप चेक करो, ब्लैक 6 R2 और ब्लैक 5 R3। ठीक है, तो सर इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, F इंटरसेक्शन G 2/36। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ F जब G हो चुका तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ G। तो सर F इंटरसेक्शन G है मेरे पास ये 2/36 डिवाइडेड बाय 18/36, ये कैंसिल 2 9 जा 18 होता है, तो ये आएगी मेरे पास प्रोबेबिलिटी 1/9। आप लॉजिक से भी ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं। कहता है नंबर होना चाहिए 4 से छोटा। जो जब हमने दो डाई को रोल किया ना, ब्लैक और रेड को, तो जो नंबर आया है वो 4 से छोटा है। तो अब सैंपल स्पेस 36 ना रह के ये है। इसमें से कहता है वो वाले केसेस लेने हैं मुझे। कौन से केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिनका सम 8 आया है, तो वो केवल 2 केसेस हैं आउट ऑफ दीज 18, तो 1/9 डायरेक्ट आएगा। यही सोचना है बस आपने, बस इतना ही सोचना है। क्लियर है ये बात, लिख लें हम इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और आपके एनसीईआरटी से ही उठाए हुए क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहता है अज्यूम करें ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली। कहता है एज्यूम करें जो ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और अ गर्ल। ऑब्वियसली बात है सर, बॉय और गर्ल इक्वली लाइकली इवेंट्स की तरह से ही काम करें। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं, ये मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, वो एग्जांपल था आई थिंक। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। ये तो हमें निकालना है, जिसको मैं F से डिनोट करता हूं, राइट। F मुझे क्या निकालना है, बोथ आर गर्ल्स, है ना। 2 गर्ल्स होना मतलब अगर मैं केसेस बनाऊं तो G, G, राइट। ये एक बड़ी बहन और एक ये छोटी बहन, राइट। तो इसी को मैंने कहा ये इवेंट तो मुझे निकालना है। आगे क्या कहता है, गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल। तो सर अगर मैं 1 मिनट के लिए इसका सैंपल स्पेस बनाऊं तो वैसे जरूरत नहीं है। तो सर ऐसा हो सकता है पहला भाई हो और उस फैमिली में जो दूसरा बच्चा हो वो भी भाई हो, है ना, दोनों भाई हो। ऐसा हो सकता है पहला भाई दूसरी बहन हो, गर्ल हो, या गर्ल फिर बॉय हो, या दोनों ही बहनी हो, गर्ल्स हो।
क्लियर है? तो मुझे है ना ये सैंपल स्पेस मिलता है अगर एक फैमिली में बॉय और गर्ल है, राइट? मैक्सिमम ये हो सकते हैं केसेस। अब मुझे क्या कहा है, आपको है ना इनकी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ आर गर्ल्स। एक काम हम ये समझ सकते हैं कि मुझे जो गिवन है वो गिवन क्या है, यंगेस्ट गर्ल। अच्छा, गिवन और गर्ल में ना आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो एक काम करता हूं मैं, इसको तो एफ ही रहने देता हूं, फाइंड, और इसको मैं ना इस बार जी की बजाय आप लेट करके लिख देना, लेट एफ इवेंट बी कंसीडर्ड एज बोथ आर बॉयज विच इज द फाइंड इवेंट, और यहां पर जी की जगह आप लिख दे अकर्ड इवेंट, जो हो चुका है ना। ये गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल, ये तो हो चुका है, जो छोटा भाई बहन है वो बहन है, इस बार जो छोटा चिल्ड्रन है वो बहन है, बहन, सिस्टर। तो यंगेस्ट गर्ल मतलब ये आगे वाला तो एल्डेस्ट है ना, या एल्डर है, ये यंगेस्ट है। तो सर यंगेस्ट इज ए गर्ल, तो एक तो ये केस यूज होगा, मतलब पहले बॉय हो जाए फिर गर्ल हो जाए, या आप कहोगे दोनों ही गर्ल हो जाए तब भी तो यंगेस्ट इज ए गर्ल रहेगी सर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं ये ओ इवेंट है अकर्ड, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो मैं लिख ही सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इसकी कितनी है, 2/2, कितने में से, आउट ऑफ टोटल विच आर 4। अब सर हमें क्या देखना है, इन दोनों का कॉमन इवेंट एफ इंटरसेक्शन ओ। कहता है एक फैमिली में दोनों गर्ल्स हो जाएं, ठीक है, इन दोनों में कॉमन जी जी, और इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, सर आ तो रहा है जी जी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी इसकी भी बता दो, एफ इंटरसेक्शन ओ की, तो 1/4। तो देयरफॉर मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है सर, फाइंड पाइप का साइन ओ और इन्हीं का इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ओ डिवाइड बाय गिवन इवेंट, मतलब अकर्ड इवेंट। तो एफ इंटरसेक्शन ओ क्या है सर, 1/4 डिवाइड बाय 2/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया हाफ प्रोबेबिलिटी आएगी। क्लियर है ये बात आपको अच्छे से? आगे कहता है एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। तो देखिए दोबारा समझने की कोशिश करें, कम से कम एक गर्ल हो, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, यहां पर भी फाइंड करना है बोथ आर गर्ल्स, बोथ गर्ल्स, दोनों क्या हो जाए, गर्ल्स हो जाए, गर्ल्स। तो एफ इवेंट को अगर मैं सेट्स की सेंस में लिखूं तो होगा जी जी, राइट। अगर मैं ओ इवेंट जो अकर्ड हो चुका है ये एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, है ना सर। यहां पर नहीं लिखा था आपने, ये ओ इवेंट जो होगा ना बेटा, ये सेम इवेंट उठ के यहां आएगा, ये स्टेटमेंट आपने यहां लिखनी है सेम वे जैसे मैंने ये लिखा है। तो सर इस इवेंट को भी आप सेट की फॉर्म में लिखे, कम से कम एक बहन हो, तो कम से कम एक बहन का मतलब हो गया या तो बॉय हो गर्ल हो, या गर्ल हो बॉय हो, या दोनों क्या हो, दोनों ही बहनें हो। तो सर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है, इसकी तो निकालनी होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ 3/4। अब इन दोनों से हम कॉमन इवेंट भी निकाल लेते हैं, वो दिख ही रहा है सर, दोनों में कॉमन क्या है, गर्ल्स, है ना। तो ये कितना होगा 1/4। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पाइप ओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ओ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है हमारे पास एफ इंटरसेक्शन ओ, सॉरी 1/4 डिवाइड बाय 3/4, तो 4 से 4 ये भी कैंसिल, ये आएगा 1/3, है ना सर। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कहता है गिवन दैट, गिवन क्या है, ये तो हो चुका, यंगेस्ट इज ए गर्ल, ये तो हो चुका, ये हो चुका। कहता है फाइंड करो दोनों गर्ल हो, तो एक कितने में से, 2 में से 1/2, है ना, ये तो हो चुका। अब कहता है कि अब की बार पता करके दिखाओ कि गिवन तो ये एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, कम से कम एक लड़की हुई है, कम से कम परिवार में, वैसे दो बच्चों में टोटल सैंपल स्पेस ये बनेगा, लेकिन है ना पहले ही बता दिया भाई एक लड़की तो हुई है उस परिवार में, तो इवेंट तो यही बनेंगे। लेकिन कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ अगर दोनों लड़कियां हुई है, तो सर टोटल केस तो अब ये रह गए ना, क्योंकि ये तो पता लग गया एक लड़की तो हुई है, तो एक लड़की हुई है तो ये सैंपल स्पेस हुआ, तो 1/3, क्योंकि दोनों गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। क्लियर है, लिख लें इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहता है एक इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक, एक है ना इंस्ट्रक्टर ने एक क्वेश्चन बैंक बनाया है कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, ठीक है। फिर कहता है 500 इजी एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यूज, है ना। एक क्वेश्चन बैंक में ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं और उसी बैंक में एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। क्लियर है ये बात आपको? आगे क्या बोलता है, इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बेटा देखो ये क्वेश्चन है ना एक रियल टाइम सिनेरियो क्वेश्चन है सर। जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना वो डाई, कॉइन्स, बैग्स,
या फिर आप अपने डेक पर, है ना, कार्ड्स पर पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा कभी रियल टाइम होता है क्या कि हम प्रोबेबिलिटी कभी इन्हीं पर ढूंढ रहे होते हैं क्या अपनी जनरल लाइफ में या फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन पढ़ाया तो कहीं ना कहीं से तो जाएगा ना बेटा, तो समझाया वहां से जाता है। लेकिन इस तरह के सिनेरियोज जिसमें आप सैंपल स्पेस ही नहीं बना सकते, आप देखो सैंपल स्पेस बनेगा सर? नहीं बनेगा। लेकिन जो हमने स्टडी स्टार्ट की कि कॉइन डालो या डाइस उछाली गई है या फेंकी गई है या फिर कार्ड्स निकाले गए हैं, बॉल निकाली गई है, वो एक ऐसी चीज है जहां से हमने स्टार्ट किया, लेकिन वो रियल टाइम नहीं है, डे टू डे नहीं है, ये डे टू डे है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने इस तरह के क्वेश्चंस पर सोचना। हम क्या करेंगे, देखिए मैं 1 मिनट के लिए सारे डेटा को ना कलेक्ट कर लेता हूं, है ना, इसको एक बार टेबल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। कहता है 2 तरह के क्वेश्चंस है, ट्रू फॉल्स, एक है ट्रू या फॉल्स तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, और एक है एमसीक्यूज। चेक करो, ठीक है। और जो हमारे पास दिया हुआ है ना, हमें क्या कहता है, इजी क्वेश्चंस है कुछ, और कुछ है टिपिकल क्वेश्चंस या डिफिकल्ट क्वेश्चंस, है ना, जिनका लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा। तो कहता है इजी ट्रू फॉल्स वाले हैं 300 क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़े, कहता है 200 यही है ट्रू फॉल्स डिफिकल्ट। आगे क्या कहता है 500 इजी मल्टीपल चॉइस है और 500 ही 500 नहीं 400 डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। तो अगर मैं टोटल करूं इनका, तो टोटल विल बी इक्वल टू 800, 1000 और 1000, 400 क्वेश्चंस हैं टोटल। उस बुकलेट में ना 1400 क्वेश्चंस हैं जो उसने क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, ठीक है। अब पढ़ते क्या बोलता है, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी निकालो दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो ये मेरे लिए एफ इवेंट हो गया। सर एफ इवेंट क्यों हो गया, क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन? तो पूरी लाइन पढ़ो आप। कहता है गिवन दैट इट इज एन एमसीक्यूज, तो एक चीज गिवन दे रहा है, दूसरी निकलवा रहा है, तो ये कैसा क्वेश्चन है? सर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर है बात? तो गिवन क्या कहता है, गिवन इज एन एमसीक्यू, गिवन इट इज एन एमसीक्यूज, तो वो एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। और एफ क्या कहता है, वो इजी क्वेश्चन हो। तो अब आप मेरे को ये बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या होगी, एमसीक्यू हो। एमसीक्यू कितने हैं हमारे पास? एमसीक्यूज हैं सर ये 500 और 400, 900 एमसीक्यूज हैं टोटल कितने एमसीक्यूज हैं? 900 में से कोई एक, तो वो 900 C1, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 900 डिवाइडेड बाय टोटल 1400, आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बात? अब मेरे को इन दोनों का इंटरसेक्शन भी चाहिए, एफ इंटरसेक्शन जी, एक इवेंट ये भी तो चाहिए सर। एफ इंटरसेक्शन जी को देखो मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा, क्यों? क्योंकि आप इसमें कोई इवेंट लिख नहीं पाओगे ना। इजी क्वेश्चन आप यहां तो ऐसे लिख लो, इजी क्वेश्चन इंटरसेक्शन एमसीक्यूज, है ना। वैसे तो सर यही तो लिखा है मैंने। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट निकालता हूं, इजी क्वेश्चन और एमसीक्यूज। इजी क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास? सर इजी क्वेश्चन है ये सब, इजी क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन हमारे पास ये सब है, चेक करो, है ना। इजी क्वेश्चन हमारे पास ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं। इसमें से एमसीक्यूज, इजी में एमसीक्यूज कितने हैं? 500। तो इजी तो एक बड़ा ब्रैकेट हो गया, इसमें कॉमन क्या है? एमसीक्यू। तो एमसीक्यू है सिर्फ 500। भाई इजी क्वेश्चन है 800 और मैंने कहा 500, तो इनमें कॉमन क्या है दोनों नंबर में? सर 500 तो कॉमन है, छोटे वाला कॉमन होता है ना, 500 आउट ऑफ टोटल, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मीनिंग 1400। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पाइप जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी होगा 500 डिवाइड बाय दिस, डिवाइड बाय 900 अपॉन में 1400, ये कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 5/9। आप देख सकते हो क्वेश्चन इतना लेंथी था, जितना पढ़ने में समय लगाया ना उससे जल्दी तो हमने आंसर दे दिया। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा गया है, 4 नंबर का बोर्ड्स के अंदर ही, ठीक है। तो देख सकते हैं आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी बात, अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो आप प्रैक्टिकली देख लो, यानी कि अगर मैं लॉजिक से जाता हूं, कहता है एमसीक्यू तो आ चुके, एमसीक्यूज तो आ चुके, गिवन दैट इट इज अ क्वेश्चन बिलोंग्स टू एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज हैं कितने? सर एमसीक्यूज है 900, और 900 में कहता है इजी क्वेश्चन वाला बता दो। तो 900 में इजी क्वेश्चन कितने हैं? 500, तो 500/900 आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, आंसर 5/9 अभी भी होगा। क्लियर है बात? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं बेस्ड ऑन डाई। कहता है गिवन दैट द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन throwing 2 dices are different। डाइसेस नहीं, वैसे डाइस इज द प्लूरल फॉर्म, डाइस की बात हो रही है, डाइसेस नहीं होता, राइट। मेरी बात सुनिए दोबारा से। कहता है गिवन दैट जो 2 नंबर अपीयर हुए हैं ना, किस पर? ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट।
है ना। और फिर क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, जो दोनों डाइस का सम आए ना वो 4 आए। तो बेटा देखो बार बार हम सैंपल स्पेस तो हम जानते हैं कि कितने इवेंट बनेंगे 36, है ना। मैं जानता हूं सर सैंपल स्पेस में जो नंबर ऑफ इवेंट्स बनने वाले हैं वो बनेंगे 36। तो सर यहां पर गिवन तो कुछ है ही नहीं, देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, एफ कुछ निकालना है कि जो सम हो वो सम कितना हो जाए 4, है ना। और जी सर स्टार्टिंग गिवन से की है, कहता है गिवन दैट, गिवन है दो नंबर जो अपीयर हुए ना दो डाइस थ्रो करने पर वो डिफरेंट हुए हैं। तो आप मेरे को ये बता सकते हो सैंपल स्पेस क्या होगा? सर इसमें भी काफी लेंथी हो जाएगा। जैसे सर 1 मान लो पहले पे 1 आ गया तो दूसरे पर 1 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? दोनों नंबर अलग अलग आए हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना 1 6। आप इसको लिखना चाहो तो इसको स्टेटमेंट वाइज भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे सर? 2 नंबर्स अपीयर या अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस, है ना, थ्रोइंग 2 डाइस, क्या है वो? डिफरेंट है, डाइस आर डिफरेंट, है ना। तो सर डिफरेंट है तो 1 1 तो आ ही नहीं सकता, 2 2 भी नहीं आ सकता, 3 3 भी नहीं आ सकता, 4 4 भी नहीं, 5 5 भी नहीं और 6 6 भी नहीं। तो मतलब सर सब आएगा छोड़ के डबलेट। तो अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे ना इसके अंदर वो 30 आने वाले हैं। ये बात तो कंफर्म हो गई सर। और सैंपल स्पेस में 36 आएंगे क्योंकि यहां पर कौन नहीं आएगा? नॉट डबलेट नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि दोनों डाई पर सेम नंबर नहीं आ सकता। ये गिवन कहा है उसने। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालना चाहूं तो क्या होगी सर? 30 अपॉन में टोटल 30/36। इन दोनों में कॉमन क्या है सर? एफ इंटरसेक्शन जी में आप सोच के बताएंगे। सम 4, देखो सम 4 कैसे कैसे आ सकता है बात समझते हैं। सर सम 4 है ना, आ सकता है अगर मैं इसको यहां लिखूं एफ इवेंट को, अगर मैं उसी तरह से लिखूं सेट के रूप में 1 1 नहीं 1 3, है ना, 4 लाना है ना, और सर 2,2 और 3,1। ये बात समझ में आ रही है सर? यही तो इवेंट होंगे सम 4 के। लेकिन उसने क्या कहा, अगर मेरी बात समझना, यहां पर जो गिवन है ना, गिवन ये कहता है कि यहां पर तो डबलेट आएंगे ही नहीं। तो सर ये क्वांटिटी तो आएगी नहीं, ये आएगा 1 3, हाँ जी आएगा, और 3 1 सर वो भी आएगा जब मैं इसको पूरा लिख दूंगा। आप लिखेंगे अपने आप, ये पूरा लिख के दिखाना है आपने, तो आप देखेंगे सिर्फ ये और ये ही कॉमन होंगे क्योंकि 2 2 तो यहां आ ही नहीं सकता क्योंकि दोनों डाई पर डिफरेंट नंबर आ रहा है। तो अगेन अगर मैं बात करूं एफ इंटरसेक्शन जी में 2 इवेंट होंगे 1 3 एंड 3 1। तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई सर? इनके आने की प्रोबेबिलिटी हुई 2/36। तो देयरफॉर अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं एफ की, अगर जी इवेंट हो चुका है तो F इंटरसेक्शन G डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G। F इंटरसेक्शन G है 2/36 डिवाइड बाय मेन डिवीजन, और G है सर 30/36। ये कैंसिल और 2 इसको कैंसिल करेगा तो आएगा 15, तो 1/15। सर इसको भी मैं लॉजिकली सोच सकता हूं। कैसे? एक इवेंट तो हो चुका, तो सर ये तो अब नो मोर अ सैंपल स्पेस फॉर मी। जो हो चुका उसमें से चुनना है। क्या हुआ है? दोनों डाइस पर डिफरेंट नंबर आया है, दोनों डाइस पर डिफरेंट नंबर आया है। तो कहता है इसमें से सम 4 बता दो। तो सम 4 होगा 1 3, 2 2 तो इसमें आएगा ही नहीं, 3 1। तो 2 इवेंट हुए आउट ऑफ द सैंपल स्पेस, ये वाला 30, 2/30 विल गिव यू 1/15। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहता है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। इस बार क्या कहता है? एक पेयर उछाला है डाई का, राइट, उसको हमने रोल किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7, है ना, मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी? 7 सम की। गिवन दैट फर्स्ट केस है सेकंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट्स एन ऑड नंबर। तो सर मतलब ये तो आ चुका, ये तो हो चुका, प्रोबेबिलिटी इसकी निकालो तो डिपेंडेंट इवेंट है, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। समझ रहे हैं आप बात को? तो हम कैसे करेंगे सर इसको? सबसे पहले हम लेते हैं एक एफ जो हमें निकालना है, सम 7 हमारे को निकालना है, और जी इज एन इवेंट जो हो चुका, गिवन सेकंड डाई पर एक ओड नंबर आता है हमेशा, है ना। तो सर अगर मैं इन दोनों को केसेस लिखना चाहूं इन टर्म्स ऑफ सेट्स, सबसे पहले हम यही काम कर रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? सम 7 कैसे आ सकता है? पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 6, 2 के बाद 5 आ जाए, 3 के साथ 4 आ जाए,
4 के साथ 3 आ जाए, 5 के साथ 2 आ जाए या 6 के साथ 1 आ जाए। ये केसेस हो सकते हैं सर। सैंपल स्पेस की रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है ऐसे केसेस में। देखिए आगे चलते हैं जी। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इस केस की बात करूं तो सर हमारे पास सेकंड डाई पर क्या आना चाहिए, ऑड नंबर। सर पहली डाई पर तो 1 आ सकता है, दूसरी पर 1 ही आना चाहिए, मतलब ऑड। ऑड होते हैं 1, 3 और 5, राइट, यही तीनों होते हैं। तो यहां पर 1 यहां पर 2 1, मतलब सेकंड पर तो ऑड ही चाहिए। तो जो 1 है वो 3 के साथ भी आ सकता है, जो सेकंड का 1 है वो 4 के साथ भी आ सकता है, 5 1 भी आ सकता है, 6 1 भी आ सकता है। अगर मैं केसेस लिखने की कोशिश करता हूं तो यहां पर सर 1 हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 के साथ। अब की बार 3 1 के साथ भी आ सकता है, 3 2 के साथ भी आ सकता है, जो सेकंड का 3 है वो 3 के साथ भी आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट पर आने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सेकंड की कंडीशन है 1 3 या 5। तो यहां पर 4 3 5 3 एंड 6 3। अब की बार 1 के साथ 5 भी आ सकता है, 2 के साथ भी आ सकता है 5, 3 के साथ भी आ सकता है 5, 4 के साथ, 5 के साथ, और जो लास्ट होगा वो 6 के साथ। तो टोटल केसेस कितने दिख रहे हैं सर, 18 केसेस हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी विल बी 18/36 बिकॉज दे आर ऑल इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्लियर है? तो अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन और देखते हैं, है ना सर। इसको हम क्यों निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी तो हमें इसकी निकालनी नहीं होती, लेकिन इंटरसेक्शन देखने के लिए हम इसके केसेस को लिखते हैं। तो देखिए अब आप देख के बताओ सर, देखना ध्यान से, कहते हैं सेकंड डाई पर तो 1 होना चाहिए और सम 7 होना चाहिए। तो इसका सम 7 नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका भी नहीं, एक ये बनेगा सम 7, है ना। दोनों कंडीशन पूरा कर रहा है कि सम 7 बन रहा है और सेकंड डाई पर ओड आ रहा है। चेक करो, आगे चलेंगे तो सेकंड डाई पर तो ओड आना चाहिए, तो यहां आ रहा है और सम 7 इसका बन रहा है। सम 7 पहले देखो, सम 7 और किसी का नहीं बन रहा है इस पूरी लाइन में। सेम वे सम 7 इसका बन रहा है। चेक करो 2,5। तो आप यहां से भी देखोगे ना तो यही तीनों कॉमन दिखेंगे आपको। 1,6 हमारे पास कहां पर है सर, 1,6 नहीं है कॉमन, है ना, 6,1। चेक करो पहला कॉमन आया। 2,5 सर 2,5 ये रहा। 3,4 सर 3,4 भी नहीं आएगा। चेक करो, क्योंकि दूसरी डाई पर यहां पर ओड आ रहा है, यहां तो इवन आ गया सर। 4,3 सर ये भी ले लिया मैंने, 4,3। अब 5,2 इधर नहीं आएगा क्योंकि सेकंड डाई पर यहां इवन आ गया, यहां तो ओड वाले लिखे, तो यही तीनों कॉमन होंगे। 1 2 और 1 होगा सर 1 2 और 1 होगा ये 2,5। चेक करो, यही तीनों कॉमन है। अगर आप ध्यान से केसेस को देखते हैं तो हमारे पास जो केसेस हो गए वो 2,5 6,1 एंड 4,3। तो अल्टीमेटली मैं इसकी प्रोबेबिलिटी भी लिख सकता हूं क्योंकि ये इक्वली लाइकली है, तो 3/36। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी किसकी, f की, जब g आ चुका तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f इंटरसेक्शन g डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ g, ये होगी सर 3/36। टोटल की नीचे 18/36, ये दोनों कैंसिल, और अच्छा 3 को इससे कट करोगे तो 1/6 आएगी। क्लियर है? अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो लॉजिकली देख लो, सर ये काम तो हो चुका ना। तो अब सैंपल स्पेस में 36 इवेंट नहीं है, 18 इवेंट्स हैं। इसमें वो नंबर चाहिए जिनका सम 7 बनता है, तो 1 2 3 आउट ऑफ 18 वही आंसर है, 1/6। क्लियर है? आगे चलते हैं। सेकंड डाई ऑलवेज एक्सिबिट्स अ प्राइम नंबर। तो सर जो सम 7 है, सम 7 के जो केसेस बनेंगे वो तो यही बनेंगे, पहली पर 1, दूसरी पर 6, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4, या 4 के साथ 3, या 5 के साथ 2 और 6 के साथ आ जाए 1, है ना। अगर मैं बात करूं जी क्या कहता है, जो सेकंड डाई है, सेकंड डाई ऑड नहीं आ रही है इस बार, सेकंड डाई क्या आ रही है, वो आ रही है एक प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर होता है 2 3 एंड 5 होते हैं ना। तो अगर मैं इस जी इवेंट को भी लिखने की कोशिश करता हूं तो 1 के साथ आ जाए 2 के साथ आ जाए 2, 3 के साथ आ जाए 2, सेकंड डाई पर और प्राइम आना चाहिए, 4 के साथ आ जाए 2, 5 के साथ 2 आ जाए, 6 के साथ 2 आ जाए। सेम वे 1 के साथ आ जाए 3, 2 के साथ आ जाए 3 के साथ 3 आ जाए, 4 के साथ 3 आ जाए, 5 के साथ 3 आ जाए और 6 के साथ 3 आ जाए। सेम वे 1 के साथ 5 आ जाए, 2 के साथ 5 आ जाए, 3 के साथ 5 आ जाए, 4 के साथ 5 आ जाए, 5 के साथ 5 आ जाए और लास्ट 6 के साथ 5 आ जाए। अगेन जो इसके अंदर इवेंट बन रहे हैं वो 18 बन रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गिवन इवेंट क्या होगी सर, 18/36 होगी ना।
अब इन दोनों के कॉमन इवेंट या तो आप डायरेक्ट सोच लो या फिर आप ऐसे निकाल लो, क्या कहते हैं सेकंड डाई पे प्राइम नंबर, सेकंड डाई पे प्राइम नंबर और सम साथ। तो सेकंड डाई पर प्राइम नंबर और सम साथ सर कहां बन रहा है, एक तो यहां बन रहा है, चेक करो। और इसमें देखेंगे तो सम साथ, सेकंड डाई पे प्राइम नंबर और सम साथ, चेक करो। इसमें देखोगे तो सेकंड डाई पर सम साथ और सेकंड डाई पे प्राइम नंबर और सम साथ यही देगा और कोई नहीं दे रहा। और यहां पर देखो ध्यान से 1,6 आ सकता है क्या सर, सेकंड डाई पे प्राइम है, नहीं है। सेकंड डाई पे प्राइम हाँ ये है, सेकंड डाई पे प्राइम ये भी नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं होगा। सेकंड डाई पे प्राइम है ना, सेकंड डाई पे प्राइम है तो 4,3, सेकंड डाई पे प्राइम है 6,1, 1 इज नॉट द प्राइम नंबर। तो यही तीनों कॉमन होंगे। तो मैं अगर इवेंट लिख चाहूं तो होंगे 2,5, 4,3 और जो लास्ट इवेंट होगा दैट विल बी 5,2। क्लियर है बात। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हुई F इंटरसेक्शन G 3/36, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी जब F की निकालनी है G हो चुका तो F इंटरसेक्शन G डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G इक्वल टू इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/36 डिवाइड बाय 18/36। ये क्वांटिटी कैंसिल, ये इसको कैंसिल करेगा तो 1/6। तो देखो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। फिर से कहता है ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, है ना, दोबारा से एक पेयर उछाला गया है। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8। मुझे फाइंड करना है ये इफ एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस डज नॉट शो 5। तो सर ये बात हो चुकी, इफ अगर ये डाई मतलब कम से कम एक डाई पर 5 ना आए तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 क्या होगी। तो सर ये तो अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, फाइंड करना है सम 8। तो अगर मैं इसको सेट के रूप में लिखूं तो कैसे लिखेंगे सर, 1 आ जाए तो 7 तो आ ही नहीं सकता, तो उल्टा लिखिए 6 2 5 3 4 4 3 5 एंड जो लास्ट लिखेंगे वो होगा 2,6। सम 8 आने के तरीके यही होंगे, राइट। अगर मैं G की बात करूं जो गिवन है, कहता है एट लीस्ट वन ऑफ द डाइस डज नॉट शो कौन सा नंबर सर, 5 नहीं आ रहा कम से कम एक डाई पर। आप सोच के बताओ सर, सैंपल स्पेस की जरूरत नहीं है बेटा, सैंपल स्पेस में बस आप इतना याद रखो 36 इवेंट होंगे, बाकी कोई जरूरत नहीं है उसकी भी, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। आप सोचें क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और सैंपल स्पेस लिखने में आप सारा टाइम लगा दोगे तो फिर फायदा नहीं है। तो जी इवेंट कहता है कम से कम एक डाई पर 5 ना आए। कम से कम का मतलब ज्यादा भी हो सकता है, उससे ज्यादा मतलब 2 पर भी 5 ना आए, तो 1 पर भी 5 ना आने का मतलब है 5 आना नहीं चाहिए। 5 ना आए तो अगर मैं इस केस को लिखने की कोशिश करता हूं तो पहली पर 1 1 आ जाए, यानी कि पहले थ्रो में 1 1 आ जाए, दोनों पर 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ सकता है सर। कहता है एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस डज नॉट शो 5, मतलब कम से कम एक डाई पर 5 नहीं, तो ये केस तो नहीं आ सकता। 1 के साथ 6 आ सकता है, मतलब 5 आ ही नहीं सकता। मुद्दे की बात ये हुई है ना, समझने वाली बात यही हुई। तो 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 वो भी नहीं आएगा, कौन आएगा फिर 2 के साथ 6। ये बात समझने वाली है बेटा, लिखना नहीं है आपने, मैंने तो लिख के दिखाया, कट कर दिया जिससे आपको रेफरेंस में रहे कि 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ आ जाए 3, 3 के साथ आ जाए 4, सर 5 फिर नहीं आ सकता तो कौन आएगा 3 के साथ 6, 4 के साथ 1। तो सर आप लिख क्यों रहे हो सर, 6 केसेस नहीं होंगे, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6 5। और सर जो 5 वाली लाइन है वो भी तो नहीं होगी, समझने वाली बात है बेटा, वो भी लाइन तो नहीं होगी। देखो 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 5 नहीं आ रहा, 4 4 हो सकता है, 5 नहीं आ रहा, 4 5 नहीं हो सकता, 4 6। अब यहां पर जो लाइन आएगी ना 5 1 वाली, 5 1 वाली, ये पूरी लाइन नहीं होगी सैंपल स्पेस से। अब कौन सी लाइन आएगी 6 1 वाली, फिर आएगा 6 2, फिर 6 3, फिर आएगा 6 4, सर 6 5 वो भी नहीं होगा तो 6 6 हो सकता है। तो ये सारे इवेंट होंगे, तो आप गिने इनको 1 2 3 4 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और 21 22 23 24 और 1 25। वैसे भी आप सोच सकते थे सर 6 तो यही नहीं होंगे, और बच कितने का 1 2 3 4 5 है ना, 36 माइनस 11 25, ऐसे भी सोच सकते थे। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन में से कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर 25/36। अब इन दोनों में जो कॉमन इवेंट है वो आप यहां पर लिख देंगे। कॉमन इवेंट सम 8 भी आ रहा हो और 5 भी शो कर रहा हो, तो देखो आप देखिए कॉमन निकालना ना इसकी बजाय इससे आसान है।
क्यों सर, कम वाला ही तो कॉमन देगा। वहां क्या कहता है, कम से 5 नहीं आना चाहिए, तो सर 5 यहां पर आ रहा है, ये भी नहीं ले सकता मैं, ये भी नहीं ले सकता मैं। तो यहां पर देखिए सम 8 बन रहा है, 6 2, देखो 6 2 आ रहा होगा, आ रहा है सर। 4 4 वो भी आ रहा होगा, चेक करो। और 2 6 सर वो भी तो आ रहा है। तो छोटे वाले से कॉमन लोगे तो जल्दी कर पाओगे। तो आप फिर से लिख दोगे 6 2 4 4 और 2 6, है ना। ये बेटा मैंने क्रॉस इसी के ऊपर कर दिया, ये आपने लिखने आई है तो फेयर है, ठीक है। वो वाला क्रॉस नहीं लिखना है आपने। तो ये बात ठीक है, ये तीनों ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूं। ये 5 3 है और ये क्या है सर 3 5। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ये लेने नहीं है आपने, ठीक है, कॉमन में नहीं आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एफ इंटरसेक्शन जी, अगेन दे आर इक्वली लाइकली, तो 3/36। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फाइंड की, अगर गिवन दिया हुआ है तो इंटरसेक्शन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। इंटरसेक्शन आया 3/36 होल टू द डिवाइड 25/36, ये क्वांटिटी कैंसिल, तो 3/25। सर लॉजिकली भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। गिवन क्या है, 5 नहीं आना चाहिए, तो टोटल इवेंट कितने बनेंगे 25। 25 में से वो इवेंट ढूंढ लो जहां पे सम 8 बना रहा है, तो वो केवल 3 ही इवेंट है सम 8 बनने वाले। एक तो है 6,2, एक है 3,5 या 5,3। 5,3 तो होगा नहीं, सॉरी 3,5 भी नहीं होगा, एक होगा 4,4 और एक और होगा 2,6। बस ये 3 इवेंट है आउट ऑफ 25। तो 3/25 आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लिख लें इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं। और सर अभी तक ना आप सारे क्वेश्चन ज्यादातर डाई पर ही ले रहे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। उसका रीजन है बेटा डाई पर क्वेश्चन काफी आते हैं कंडीशनल में, ठीक है, लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं, हर बार डाई पर ही आएगा। तो इसी वजह से मैंने 2 क्वेश्चंस को आपके सामने कार्ड्स बेस्ड रखे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अ कार्ड इज, सर ये कंडीशनल का, यहाँ हेडिंग मैंने कंडीशनल डाली हुई तो कहीं ना कहीं कंडीशनल का है, लेकिन फिर भी चेक करेंगे हम। कहता क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला है फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। वेल शफल्ड का मतलब क्या होता है सर, अच्छे से फेट रखा हो या पीस मारी हो, है ना। हम हिंदी में बोलते हैं ना फेट मार लो या पीस मार लो, राइट, उसको हम इंग्लिश में वेल शफल्ड बोलते हैं। अच्छे से मिक्सिंग कर लो उन कार्ड्स की, ठीक है। आगे क्या कहता है, ई एक इवेंट है, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, और एफ एक इवेंट है, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। मुझे कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिस ई बाय एफ, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। ये एफ इवेंट यहां पर मेरे पास एक गिवन इवेंट है, कुछ भी दे दे आपको ये बात समझना है, ये तो हो चुका, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो कंडीशनल बोल ही गया वो, तो सर ई इवेंट मेरे पास है कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, है ना। मान लीजिए मैंने यहीं पर लिख दिया है स्टेटमेंट, यहां पर स्पेड कार्ड, मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो स्पेड कार्ड। अगर मैं इसको, अगर मैं देखना चाहूं स्पेड होते कितने हैं सर, तो वो 13 होते हैं, है ना। तो आप ये बात समझ गए होंगे इसमें होते कितने 13, क्योंकि इसका सैंपल स्पेस बनाना मुश्किल है। 52 कार्ड्स का सैंपल स्पेस कैसे बनाएं और यहां पर 13 कार्ड्स में रिप्रेजेंट कैसे करूं, बस आप ये समझें स्पेड कार्ड होते हैं 13, ठीक है। आगे चलते हैं, एफ क्या कहता है, इवेंट क्या है, किंग कार्ड, यानी ये तो हो चुका, ये इवेंट तो हो चुका। तो किंग होते कितने हैं सर 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग क्या होगी सर 4/52, है ना। एक कार्ड चूज किया है तो 4C1 52C1, तो 4/52। और मैंने बताया था कॉम्बिनेशन तभी लगेगा जब आप कुछ चीजें चूज करते हैं या सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन होगी ना यहाँ पे, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब मैं बात करता हूं इन दोनों में कॉमन इवेंट की, ई इंटरसेक्शन एफ। तो आप बताओ कि कोई ऐसा किंग होगा जो स्पेड वाला होगा, इसमें कोई किंग और स्पेड में कुछ कॉमन होगा, हाँ सर एक पत्ता होगा। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या आप इसको अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या, किंग ऑफ अ स्पेड, किंग ऑफ अ स्पेड, एक किंग जो स्पेड का है वो केवल उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। किंग होते हैं 4 और एक किंग स्पेड वाला होता है, तो 1 में टोटल होगी ना। तो मुझे क्या निकालना है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जब ये एफ इवेंट हो चुका तो ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये आया 1/52 और ऊपर आया 4/52, ये क्वांटिटी कैंसिल और 1/4। अगेन सर क्या लॉजिकली भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। कहता है ये काम तो हो चुका, तो 4 किंग तो निकल चुके, उसमें से बताओ स्पेड वाले की, तो 4 तो टोटल हो गया, 4 तो निकल चुके। अब जो हमारा सैंपल स्पेस है उसमें 52 इवेंट ना रह के कितने हैं 4, क्योंकि किंग तो आ चुके चारों, एक स्पेड वाला होगा तो 1/4, यही तो प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि इसी की तो निकालनी थी, स्पेड ऊपर आ जाएगा।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं कार्ड बेस्ड। कहता है फिर से एक वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स है जिसमें 2 इवेंट दिए हुए हैं और फिर से हमें E बाय F निकालना है। तो मतलब E इवेंट तो मुझे निकालना है। क्या कहता है? कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन, किंग और क्वीन। ठीक है, F इवेंट मुझे क्या कहता है? कार्ड ड्रॉन इज एन एस और क्वीन, एस या फिर क्वीन, है ना? देखिए ध्यान से समझना, अगर मैं किंग और क्वीन की बात करूं तो किंग कितने होते हैं सर? 4, है ना सर? यहां तो यूनियन लगना चाहिए। अगर बात करते हैं, आप जैसे कह रहे थे, तो इसका मतलब तो ये हो गया, या तो किंग और क्वीन का मतलब अगर मुझे इनके सारे केसेस लिखने हैं तो किंग आ जाए, प्लस क्वीन कितने होते हैं? माइनस किंग एंड क्वीन, है ना? यही तो बात समझ में आनी चाहिए सर। इसका जो हम यूनियन है इसी तरह लिखेंगे, किंग कितने होते हैं? 4, क्वीन कितनी होती है? 4, और इनमें कॉमन सर कुछ भी नहीं, दोनों क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ई नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई विल बी 8 होंगे, 4 + 4 8 होंगे। ये बात समझ में आ गई कि मैं ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकता हूं इसके। अब मैं इनको लिस्ट करूं तो सर वो तो पॉसिबल नहीं है ना, मैं कैसे लिख के दिखाऊं इनको? तो आप ये बात समझ सकते हैं, 8 ऐसे पत्ते होंगे जो इवेंट ई को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे चलते हैं एफ पर। सर एफ को भी हम ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालोगे? एस हो, एस मतलब इक्का, और क्वीन हो, है ना, माइनस एस एंड क्वीन, राइट? तो यहां पर भी n लगा लेना भाई, n ऑफ किंग, n ऑफ क्वीन एंड n ऑफ दिस। तो सेम वे में यहां भी लिख देता हूं n मतलब मैं कार्डिनैलिटी निकाल रहा हूं इनकी, राइट? n ऑफ f। एस कितने होते हैं सर? 4, क्वीन कितनी होती है? 4। इन दोनों में भी सर कुछ कॉमन नहीं होता, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, तो ये हो गए 8। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ f ये तो हो चुका, तो 8 में से एक पत्ता निकला है, लेकिन 52 में से भी सर एक पत्ता ही चूज हुआ है, तो 8/52 आप लिख सकते हैं इसको। क्लियर है बात? अब सर इन दोनों में कॉमन देखो, ध्यान से देखना, E इंटरसेक्शन F, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर? गोइंग बाय द नेम किंग और क्वीन, एस और क्वीन। सर मुझे तो क्वीन ही कॉमन दिख रहा है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं E इंटरसेक्शन F, तो वो होगी 4/52C1, तो 4/52, है ना? यानी किंग में से कोई एक किंग आया, एक ही पत्ता निकाला है ना, तो 4 होते हैं, 4 में से एक, तो 4/52 हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी भी निकालना क्या है? E पाइप का साइन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये कितना है? 4/52 मेन अपॉन अब 8/52। ये क्वांटिटी कैंसिल और 4 2 जा 8, तो अल्टीमेटली जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी हाफ। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, और ये क्वेश्चन हमने कॉइन बेस्ड रखा है, राइट? ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, डिटरमाइन PE/F इन ऑल द 3 बिलो केसेस। अगर बेटा ये डायरेक्ट भी बोल रहा है ना, कंडीशनल वगैरह कुछ नहीं बोल रहा, तो ये इट मींस इट इज द डिपेंडेंट इवेंट, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने की बात हो रही है, अगर वो डायरेक्ट ये भी लिख देता है। ठीक है, दूसरी बात सर, टॉस अगर कॉइन 3 बार हुआ है ना, तो मैं इसका सैंपल स्पेस आराम से बना सकता हूं। तो एक बार बना देते हैं, लेकिन देखते हैं कितना यूज हम करेंगे इसको। तीनों हेड आ जाए, या एक टेल कम आ जाए, या एक टेल और कम आ जाए, या हेड आए ही ना, राइट? या यहां पर भी केसेस हो सकते हैं, पहला हेड आ जाए, टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड। सर मैं ये जानता हूं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम विल बी 2⁻³ व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, मतलब 8 केसेस आएंगे। चेक कर लो आप, टोटल 8 केसेस बनेंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है? मेरे पास 2 इवेंट दिए हैं E और F, मैंने थोड़ा थोड़ा गैप पे रखे हैं क्योंकि मैं इनके जो इनके रेस्पेक्टिव सेट्स हैं ना, मैं वही यहीं पर लिखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा मैंने छोटा रखा है। देखिए E, अगर मैं इस इवेंट की बात करूं तो कहता है हेड आना चाहिए 3rd टॉस पर। तो आप सोच के बताना, पहली दो टॉस पर क्या क्या आ सकता है सर? हेड आ सकता है, हाँ जी, हेड आ सकता है, हाँ जी, लेकिन 3rd टॉस पर तो कंडीशन है यहां हेड आना ही चाहिए। दूसरा क्या कहता है? ये हो सकता है कि सर पहले पर इस बार H आ जाए, फिर T आ जाए, यहां पर भी H आना चाहिए, या TH फिर H आना चाहिए। भाई 3rd पर तो यही आएंगे, है ना? तो मैं एक बात समझने की है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखो मैं दोबारा बनाता हूं इसको। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बात का मतलब है, अगर मेरे पास 3 स्पेस हैं तो लास्ट वाले पर तो हेड आएगा, तो आगे वाले 2 को ना मैं क्या क्या लिख सकता हूं? या तो दोनों हेड, या दोनों टेल, या HT या TH। तो सिर्फ 4 केस बनेंगे, हेड हेड। फिर तीसरे पर तो हेड ही चाहिए, तो हेड ले लिया, तो एक हेड आ जाए, एक टेल आ जाए। आपने कहा सर इसको घुमा भी तो सकते हैं, बिल्कुल,
फिर आपने कहा एक बार और एच रख दूं तो दोनों टेल आएंगे, यही तो मैक्सिमम केसेस बनेंगे। नहीं तो आप ये सोच लो कि एक स्पेस को तो मैंने फिक्स कर दिया, 3 स्पेस मुझे भरने थे, है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है यहां तो एक ही तरीका है, यहां हेड आ चुका है, ये तो फिल हो गया। यहां पर आने की क्या चांसेस है, 2, और यहां पर आने की भी 2, तो 2 दूने 4 केसेस टोटल बनेंगे। देख लो टोटल केसेस 4 ही बन रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको किस तरह से हम सोच सकते हैं, ठीक है। ये परमुटेशन से भी हम इसको सोच सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस तो यही बनने वाले हैं। अब एक एफ इवेंट भी कहा है। एफ इवेंट क्या कहता है कि एफ इवेंट ने कहा हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो सर दोनों टॉसेस पर हेड चाहिए, तो अगले पर क्या आ सकता है, पहली दोनों पर हेड चाहिए, तो सर एक पर हेड एक पर टेल। तो सर सैंपल स्पेस से देखें, सैंपल स्पेस से देख लो, हेड ऑन थर्ड टॉस एक केस ये होगा, हेड ऑन थर्ड टॉस एक केस ये होगा, एक ये होगा और एक ही होगा। आप चेक करो, ये 4 केसेस है, ट्रिपल एच, टी एच एच, एच टी एच एंड टी टी एच, है ना। अच्छा सर हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो सर एक तो ये होगा ही होगा, और पहली 2 टॉस पर हेड यही है, बाकी कोई और केस पर दोनों हेड नहीं है। समझ आ रही है आपको बात। अब मैं ये एरो के साइन हटा देता हूं जिससे हम आगे वाले क्वेश्चंस में भी आसानी से कर पाए, ठीक है। तो अब सर यहां से मेरे को मालूम है ये तो फाइंडिंग इवेंट है, ई वाला इवेंट, ऊपर वाला इवेंट तो मुझे निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये तो आ चुका, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तो इक्वली लाइकली इवेंट है, तो 2/8। अब इन दोनों का मैं क्या निकालूंगा, कॉमन। इन दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है ट्रिपल एच, एच एच टी सर नहीं हो सकता क्योंकि इसने कहा हेड ऑन थर्ड टॉस, तो केवल एक इवेंट है जिसका नाम है ट्रिपल एच, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट इज 1/8। तो मुझे क्या निकालना है, ई पाइप का साइन एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ आया सर 1/8 मेन अपॉन ये आएगा 2/8, 8 से 8 कैंसिल, प्रोबेबिलिटी आएगी हाफ। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है इस बार एटलीस्ट 2 हेड, तो अगर मैं इसको भी सेट्स के फॉर्म में लिखूं कम से कम 2 हेड, तो हेड हेड तो अगले पर टेल आ जाए, या एच टी एच हो जाए, या टी एच एच हो जाए, या तीनों ही हेड आ जाए सर, ये भी तो हो सकता है, और कम से कम 2 हेड, तो यही केसेस बनेंगे। देखो ये चारों, पहले वाले चारों, चेक करो यही लिखे मैंने। आगे कहता है एटमोस्ट 2 हेड, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो सर 2 हेड फिर टेल आ जाए, फिर एच टी एच आ जाए, फिर टी एच एच आ जाए, या एक टेल आ जाए। 2 हेड ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आ गए ना, 2 हेड, 2 से कम भी तो आ सकते हैं, एक भी तो आ सकता है एच टी टी, या टी एच टी, या टी टी एच, या एक भी हेड ना आए, मतलब ट्रिपल टी। समझ रहे भाई, 2 हेड ज्यादा से ज्यादा, तो 2 हेड आ सकते हैं, 2 से कम भी आ सकते हैं, मतलब एक भी ना आए, मतलब हेड एक भी ना आए, तीनों टेल आ जाए, सब केस होंगे। और फिर से अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है, तो ये वाला नीचे वाला इवेंट तो हो चुका, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो आप निकाल ही लो, और ये सब इक्वली लाइकली है, तो मैं जानता हूं ये होगा 7/8, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। वरना आप ऐसे कर लो, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, इसकी भी हाफ, फिर एंड फिर हाफ, तो 1/8 फिर 1/8 फिर 1/8 1/8 1/8, इक्वली लाइकली है। वही मैं बोल रहा हूं, फेवरेबल अपॉन टोटल, क्लासिकल थ्योरी भी लगा सकते हैं, राइट। अब सर हम वो इवेंट निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों में कॉमन, या तो आप ऐसे देख लो, चलो ऐसे ही देख लेते हैं, एच एच टी कॉमन है, हाँ जी एच टी एच कॉमन है, टी एच एच कॉमन है, ट्रिपल एच कॉमन नहीं है, तो ये ही कॉमन है, ट्रिपल डबल एच टी एच टी एच एंड एच, तो प्रोबेबिलिटी इसके आने की इंटरसेक्शन एफ की 3/8, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, आपने इसी तरह बोलना बेटा, जितना बोलोगे ना आप इस बात को कि नीचे वाला इवेंट हो चुका, ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी तो पक्का हो जाएगा आपको, ये 3/8 डिवाइड बाय 7/8, राइट। हाँ तो 3/7। क्लियर है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट पर देखते हैं, फिर से कॉइन का ही है, राइट। एटमोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आए हो, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, तो टेल एक भी हो सकता है और ना भी हो, तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, है ना। इनको तो मैं केसेस बना सकता हूं ना, टीटीएच वाले देखो, है ना। आगे अब एक टेल आ जाए तो टी एच एच, या एच टी एच, या एच एच टी, या फिर सर एक भी टेल ना आए, मतलब तीनों क्या आ जाए, हेड आ जाए। और एफ इवेंट कहता है कम से कम एक टेल, कम से कम एक टेल का मतलब है टी एच एच, एच टी एच, एच एच टी। अब कम से कम एक, तो 2 भी तो आ सकते हैं, तो फिर लिखो सर टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, और सर तीनों भी टेल आ सकते हैं, ट्रिपल
टी। तो सर ये इवेंट तो हो चुका, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमें पता करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 सभी इक्वली लाइकली, फेवरेबल अपॉन में टोटल। अब इनमें कॉमन इवेंट मुझे और चाहिए सर, क्या होंगे? देखिए सर ये TTH दिख रहा है मुझे, THT भी दिख रहा है, HTT भी दिख रहा है, और ये तीनों भी मुझे यहां दिख रहे हैं भाई, ये दोनों ही कॉमन नहीं है तो सब लिख दो, THH HTH HHT TTH THT एंड HTT, है ना? तो सर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है? ई इंटरसेक्शन F की 1 2 3 4 5 एंड 6, तो दिस विल बी 6/8। तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो E इंटरसेक्शन F है सर 6/8 मेन अपॉन 7/8, 8 से 8 कैंसिल, प्रोबेबिलिटी आएगी 6/7। आप देख लें सभी में प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, प्रोबेबिलिटी उल्टी ना हो जाए, कभी 7/6 लेके आ जाओ और कहो हाँ हो गया मेरा, इतना आप देख सकते हैं, पहले ही बता चुका हूं, अब आप इसको नोट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं, जहां मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वली लाइकली एंड नॉट इक्वली लाइकली। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ये आपकी एनसीईआरटी का सही क्वेश्चन है, कहते हैं कंसीडर द एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर कर लो, है ना, ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को उछाला गया है, इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, बट इफ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई। बात समझ आई आपको? कहता है एक कॉइन को उछाला, एक कॉइन को उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो या तो मैंने क्या कहा, या तो हेड आएगा, एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो, या टेल आएगा। ये बात समझ में आई? कहता है अगर हेड आया, देन इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, तो दोबारा उसको उछाला जाएगा, अगर हेड आया तो दोबारा उसको उछाला जाएगा, है ना, फिर दोबारा उछालने पर क्या हो सकता है, हेड या टेल आ सकता है, लेकिन अगर टेल आया देन थ्रो अ डाई, देन थ्रो अ डाई, तो क्या आ सकता है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 या 5 या फिर सर 6 भी आ सकता है। कब ये होगा? जब टेल आया। बेटा बात को समझने की कोशिश करें, मैं दोबारा डिस्कस करता हूं, ऑल्दो इट इज द ट्री डायग्राम जो आपकी बुक भी बनाती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कोई जरूरत नहीं है कि हम सर हर बार ट्री डायग्राम की ही बात करें, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सोच कर डायरेक्ट। देखो मेरी बात समझना, बोलता क्या है, अगर एक कॉइन को उछाला तो दो ही चीज आ सकती है, या तो हेड या टेल, लेकिन अगर हेड आया ना तो फर्दर भी बात करता है, अगर हेड आ गया, अगर उस कॉइन पे हेड आया तो दोबारा से कॉइन उछलेगा, लेकिन अगर टेल आया तो कॉइन नहीं उछलेगा, इस बार डाई उछलेगी, डाई को फेंका जाएगा, रोल अ डाई। क्लियर है ये बात? तो देखिए सर अगर मैं इसके सैंपल स्पेस की बात करूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, या तो हेड आएगा, अगर पहला कॉइन उछाला मैंने, हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। क्लियर है ये बात, है ना? अब ये कहता है अगर हेड आ गया, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हेड ही आ गया तो क्या उछलेगा, दोबारा से कॉइन उछलेगा। रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, अगर हेड आया तो दोबारा से कॉइन उछलेगा, तो इस वाले हेड के साथ जो पहले हेड आया था उसके साथ या तो दूसरा कॉइन हेड आ जाएगा, या दूसरे कॉइन में क्या आ जाएगा सर, टेल आ जाएगा। बात समझे? मैंने कहा पहले मैंने सिक्का उछाला और हेड आ गया, मान के चले हेड आ गया, तो अब मुझे क्या करना है, दोबारा से फिर से सिक्का उछालना है, फिर से मेरे को एक कॉइन टॉस करना है। तो सर इस बार जब मैं सिक्का उछाल रहा हूं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हेड के साथ ही होगा वो पहले वाले हेड के। अगर मैं दोबारा इसको ट्री डायग्राम से देखता हूं, तो जब मैंने कॉइन को टॉस किया, ध्यान से समझना, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अब क्या होगा सर, अगर हेड आया तो आप सिक्के को दोबारा उछालेंगे, तो ये H ये T, तो अल्टीमेटली इस H के साथ ये वाला H हो गया, या इस H के साथ ये वाला T हो गया। यही बात मैंने लिखी है यहां पर, चेक करो आप। सेम वे अगर टेल आया, टेल आया तो हम डाई उछालेंगे, तो होगा सर टेल के साथ 1 आ सकता है डाई पर, है ना, एक ही बार तो डाई को रोल करना है, तो टेल के साथ 1 आ सकता है, लेकिन सर टेल के साथ 2 भी तो आ सकता है। तो सर दूसरा केस एक बच्चे ने कहा टेल के साथ 2 भी तो आ सकता है, या टेल के साथ क्या आ सकता है, 3 भी आ सकता है, या टेल के साथ 4 भी आ सकता है, या टेल के साथ 5 भी आ सकता है, या टेल के साथ 6 भी आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन का सैंपल स्पेस आप क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी में बनाना सीख चुके हैं, है ना, लेकिन काम अब करना सीखना है हमने। तो देखिए अगर एक कॉइन उछाला तो हेड या टेल आएगा, अगर हेड आया
तो मैं दोबारा से सिक्के को उछालूंगा, है ना। और अगर टेल आया तो क्या आ सकता है, अगर तब मेरे को क्या रोल करना है, डाई, तो डाई पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 या फिर 6। समझ आई आपको बात। अब ध्यान से देखना, क्या मैं ये कह सकता हूं इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं? सर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप कह दोगे इसकी 1/4 है तो इसकी भी 1/4 है। हाँ जी ठीक है, इसकी भी 1/4 है क्या? नहीं सर, देखो कैसे फर्क आ रहा है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, इस हेड की सर एक और बात समझो, पहले मैंने सिक्का उछाला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल आने की हाफ। फिर कहता है अगर हेड आ गया तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है दोबारा सिक्के को उछालो तो हाफ आ सकता है। समझ रहे हैं आप बात? दोबारा सिक्का उछाला तो इनकी आने की फिर से प्रोबेबिलिटी 1/2। तो सर हेड के साथ मैंने अगर ये ले लिया तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हाफ एंड हाफ, अगर मैंने इसको ले लिया तो फिर रिक्वायरमेंट है हाफ एंड हाफ। सेम वे, अब ध्यान से देखना, अगर टेल आ गया तो आप क्या कहोगे सर, डाई उछलेगी। डाई उछलने का मतलब है 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की एंड 6 आने की। तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, अगर मैं देखता हूं टेल के साथ 1 आ जाए, टेल के साथ अगर 1 आ जाए तो 1/2। और सर क्वेश्चन कहता है टेल अगर आ गया तो डाई उछलेगी, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए बीच में लगेगा एंड, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। और अगर 1 आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हुई दिस, तो ये होगी 1/12। लेकिन यहां क्या होगी, केवल 1/4। तो दे आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो सॉरी, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो जो इस सैंपल स्पेस में सभी पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। तो यहां पर क्लासिकल थ्योरी जो कहती थी फेवरेबल अपॉन टोटल, वो वर्क नहीं कर पाएगी। समझ आ रही है आपको बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो मेरे पास सैंपल स्पेस यही बनेगा इसका। एक बात तो कंफर्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है मुझे, देन फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट that the die shows a number greater than 4 given that there is at least one tail, है ना। कुछ गिवन दे रहा है और कुछ फाइंड करा रहा है। तो सर ये अगेन इट इज द क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ये आपकी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है, ठीक है। मे बी एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए मेरे को निकालना क्या है, उसी को मैं एफ बोलता हूं, फाइंड। कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of event that the die shows a number greater than 4, नंबर ग्रेटर देन 4। डाई पर क्या आ जाए, नंबर 4 से बड़ा। नंबर 4 से बड़ा तो कॉइन पे तो आएगा ही नहीं, डाई पर ही तो आएगा सर, है ना। और जी एक इवेंट मेरे पास है, गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन टेल, एट लीस्ट वन टेल। अगर मैं इन इवेंट्स को सेट की फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं तो नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4 कौन कौन होंगे सर? नंबर कब आएगा, जब पहले कॉइन पर टेल आएगा। भाई अगर मान लो पहला सिक्का मैं उछाल रहा हूं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आ गया तो सर नंबर की तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि हेड आया ना तो सिक्का उछालना है दोबारा से। अगर पहले पे हेड आ गया, अगर पहले पे हेड आ गया तो फिर सिक्का उछालना है, तब तो हेड या टेल ही आएंगे, नंबर की तो बात ही नहीं होगी। तो नंबर आएगा कब, जब टेल आएगा। पहले सिक्के पर अगर टेल आया तो ही तो मुझे डाई को रोल करना है। तो नंबर ग्रेटर देन 4 पर एक और एक, दो केस यही होंगे, T5 और एक होगा T,6। क्लियर है ये बात आपको? अच्छा अब जी इवेंट पर चलते हैं, जिसके हम सेट को लिखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कम से कम एक टेल आ जाए। तो कम से कम एक टेल कब आ सकता है, जब टेल के साथ 1 आ जाए, या टेल के साथ 2 आ जाए, या टेल के साथ 3 आ जाए, या टेल के साथ 4 आ जाए, या टेल के साथ 5 आ जाए, या टेल के साथ 6 आ जाए, या फिर सर एक टेल यहां भी तो है कम से कम। तो इस केस को भी आप डिस्काउंट नहीं करेंगे, ये भी ले सकते हैं, ये भी हो सकता है ना, है ना। जरूरी नहीं है सिर्फ नंबर वाले में टेल आएगा, यहां भी तो आ सकता है। और क्या है, कम से कम एक टेल, है ना। और हमारे को क्या निकालना होता है बेटा, हमारे को निकालनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ f when g has already been occurred, या फिर it is given। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f इंटरसेक्शन g डिवाइड बाय गिवन की प्रोबेबिलिटी। तो सर गिवन की तो निकालो, गिवन की प्रोबेबिलिटी देखो कैसे निकलेगी। क्या मैं कह दूं 1 2 3 4 5 6 7, 7 बाय टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 कह दें, ये बात गलत होगी, बिल्कुल गलत है ये, है ना। हम यहां पर
फेवरेबल अपॉन टोटल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते वो भी देखिए। टेल के आने की प्रोबेबिलिटी, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ। मैं काम करता हूं 7/8 को मैं इधर लिख देता हूं, जो टोटल आ रही है वो मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए। टेल के आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ। अगर टेल आ गया तो इस बार डाई उछलेगी, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो इस कोमा का मतलब है मल्टीप्लाई, 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। एक बच्चा बोला सर जरूरी है यही केस आएगा, इस कोमे का मतलब है प्लस, और टेल आने की हाफ, 2 आने की 1/6, फिर कोमा का मतलब है प्लस, टेल की है हाफ, ये है 1/6, प्लस हाफ इंटू में 1/6, प्लस हाफ इंटू में 1/6, प्लस हाफ इंटू में 1/6, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसको हटा रहा हूं 7/8 को, याद रखना ये गलत है ना। तो अब इस पर आते हैं प्लस। एक बच्चे ने कहा सर जरूरी है यही सब आए, एक टेल चाहिए ना, तो एक टेल यहां भी तो आ रहा है, तो हाफ इंटू में हाफ, ये भी तो लिख सकते हैं। तो देख लो प्रोबेबिलिटी जो आ रही है ना जी की बिल्कुल अलग आएगी। तो ये कितने केस हो गए सर? 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 और 1/12, कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 6/12 प्लस 1/4। क्लियर है इतनी बात? अब एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसको कट कर देते हैं, 3 4 जा पर कट कर देते हैं और 3 2 जा पर। उससे फायदा क्या हुआ? ये हो गया 3/4। चेक करो अब, है ना। अगर आप इसको 6 से काट दोगे तो कट जाएगा, फिर आप एलसीएम लोगे। अब मैंने जल्दी से इसको ऐड कर दिया, इतनी बात तो क्लियर हो गई है सर, है ना। अब हम क्या करेंगे सर, इसको तो हमें निकालना है। मैं 1 मिनट के लिए ना इधर क्वेश्चन को करता हूं। अब मेरे को क्या इवेंट चाहिए? F इंटरसेक्शन G, है ना। मेरे को एक सेट बनाना है जो F और G का कॉमन हो। तो आप देख के बताओ सर ये इवेंट है और ये इवेंट्स है, ये हमारे सैंपल पॉइंट है, कुछ सैंपल पॉइंट ये, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा? T5 T6 आ रहे हैं? हाँ जी आ रहे हैं, तो यही तो होगा T5 और T6। अगेन ये दोनों तो ठीक है, ये दोनों कैसे इवेंट्स हैं? ये दोनों कैसे इवेंट है सर? ये इक्वली लाइकली है। क्यों? देखो T के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां पर है, 5 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां पर है। लेकिन यहां पर क्या दिक्कत थी? इन सब की तो सेम थी लेकिन HT की सेम नहीं थी। चेक करो 1/2 इंटू 1/2 1/4 दे रही थी, ये अलग है, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट से। क्लियर है बात? तो अब यहां पर बताएं, अगर इनकी प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं तो देखिए ये दोनों इक्वली लाइकली है, जो प्रोबेबिलिटी इसकी है वही इसकी है। ऐसा ही यहां हो रहा है, जो इसकी है इसकी है इसकी इसकी और इसकी एंड लास्ट वन दिस, इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम थी बट सभी इवेंट्स की सेम नहीं थी। मतलब इस वाले की तो सेम नहीं थी, तो दे आर नॉट इक्वली लाइकली। ये इक्वली लाइकली का केस है। कैसे करेंगे सर? देखिए T के आने की प्रोबेबिलिटी आप ब्रेक कर देंगे। आप ऐसा ना करें कि 2 बाय हम टोटल कर दें, नहीं वो नहीं करना। क्यों नहीं टोटल कर सकते? क्योंकि इस सेट में भी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, तो टोटल यूज नहीं करेंगे। तो आप इसमें एक्सियोमेटिक अप्रोच लगाएंगे। T के आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, 5 के आने की हाफ है क्या? नहीं। और सर क्रॉस क्यों लगाया? मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि अगर टेल आया ना तो डाई उछालनी है, यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो एंड का मतलब यहां मल्टीप्लाई और 5 आने की 1/6 ब्रैकेट क्लोज। ये वाला कोमा सर एक बच्चे ने कहा कि ये भी तो केस हो सकता है सर, और करके टेल के साथ 6 आ जाए, टेल के साथ 6 आ जाए तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, 6 के आने की 1/6, तो ये कितना हो गया? 1/12 और 1/12 विच इज 2/12। समझ आ रही है आपको बात, है ना। इसको कट करना है कट कर ले, नहीं तो अब यहां कर लेते हैं। F इंटरसेक्शन G कितना होगा? 2/12 डिवाइड बाय 3/4, राइट। 4 3 जा 12, तो ये कितना आ गया? 2/9। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। और अगर हम लॉजिकली देखें वैसे भी कर सकते हैं। गिवन क्या है? ये इवेंट तो हो चुका, तो यही सैंपल स्पेस है ना। इसमें कहता है, इसमें क्या बोला उसने? इसमें कहता है कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से बड़ा आए। ये तो हो चुका, 4 से बड़ा तो सर ये 2 केस ही दे रहे हैं, चेक करो, है ना। तो क्या मैं ये लिख दूं 1 2 केसेस डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7, क्या मैं लिख दूं 2/7? सर नहीं लिख सकता। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो मैं फेवरेबल अपोन में टोटल नहीं लिख सकता, वो प्रोबेबिलिटी गलत है। हम सही कैसे करेंगे? अगेन मैं इसकी प्रोबेबिलिटी 2 ये कितनी होगी सर? देखो यहां से, देखो ध्यान से, T की और 5 की 1/12, 1/2 और 1/6, 1/2 और 1/6 कितने हो गए सर? 1/12 और 1/12 विच इज 2/12 डिवाइड बाय टोटल, इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। चेक करो। तो अब आप फिर से काट दो, 4 3 जा 12, तो यही तो आएगी सर, यही तो लिखी है हमने।
क्लियर है? ये बात आपको समझनी है। जब जब ये इक्वली लाइकली इवेंट हैं तब तो हम फेवरेबल अपॉन में टोटल लगाएं या ये अप्रोच लगाएं, दोनों काम करेंगी। लेकिन अगर ये नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं तब नहीं ये दोनों काम करेंगी, तब तो ये सिर्फ यही कंसेप्ट काम करता है। क्लियर है? अब आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगेन इट बिलोंग्स टू योर बुक ओनली, एनसीईआरटी। कहता है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। एक डाई को हमने रोल किया गया है। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर डाई पर मल्टीपल ऑफ 3 आते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे? अगर एक डाई को रोल कर रहे हैं तो सबसे पहले नंबर क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना? उसमें से कहता है अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है, मतलब 3 आता है और 6 आता है, तो थ्रो द डाई अगेन, तो दोबारा डाई को उछाला गया है। क्लियर है बात? आगे क्या कहता है? इफ एनी अदर नंबर कम्स, हमें उसके बाद कॉइन को टॉस करना है। तो सर अगर मैं दोबारा से इसका सैंपल स्पेस सोचता हूं, कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से, अगर मैंने एक डाई को रोल किया तो उस पर 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, राइट? तो मैं काम करता हूं, 3 को मैं एक तरफ लिख रहा हूं, 6 को मैं एक तरफ लिख रहा हूं, ठीक है? और जो बच गए 1 2 3 और 4 मैं सबको इसी तरह लिखता हूं वर्टिकली। उसका रीजन अभी आपको पता लग जाएगा, देखिए ध्यान से। सैंपल स्पेस को कुछ ऐसे बनाएंगे। अगर डाई पर मल्टीपल ऑफ 3 आ गया तो डाई को दोबारा फेंका गया है। अगर डाई पर मल्टीपल ऑफ 3 आ गया तो डाई को दोबारा फेंका गया है ना? सर ऐसे अलग अलग क्यों रखा? क्योंकि मेरे को मालूम है मल्टीपल ऑफ 3 तो यही दोनों होंगे, बाकी जो बच गए नंबर 1 2 4 एंड 5। क्लियर है बात? तो मल्टीपल ऑफ 3 अगर आया, मान लो 3 आ गया डाई पर, तो हम क्या कर रहे हैं? दोबारा से डाई को फेंक रहे हैं। तो दोबारा से डाई को फेंका तो 3 के साथ क्या क्या आ सकता है? सर 1 आ सकता है ना? या ऐसा भी हो सकता है मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 आया सर पहली डाई पर, तो जब हमने दोबारा डाई को फेंका तो 3 के साथ 2 आ गया। या ऐसा भी हो सकता है सर, जब 3 आया था ना मल्टीपल ऑफ 3, तो हमारे पास कंडीशन थी कि अगर डाई पर 3 आया तो डाई को दोबारा फिर से फेंकना है, रोल करना है। तो 3 के साथ 2, तो 3 के साथ 3 भी आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है नेक्स्ट टर्म में, 3 के साथ नेक्स्ट टर्म में 3 5 भी आ सकता है और 3 के साथ 6 भी आ सकता है। बताएं इतनी बात क्लियर है? नहीं है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सर मल्टीपल ऑफ 3 तो 6 भी होता है, 6 के साथ भी तो यही केस हो सकता है। जब मैंने डाई को फेंका तो मेरे पास 6 निकल के आया, है ना? मान के चलो 6 आ गया, तो 6 के साथ क्या क्या केसेस हो सकते हैं? सर फिर से मुझे डाई फेंकनी है, तो 6 अगर आ गया तो उसके साथ 1 आ सकता है। जरूरी है 1 आ जाए? सर 6 के साथ 2 भी तो आ सकता है, 6 के साथ 3 भी तो आ सकता है, 6 के साथ ही 4 आ सकता है, 6 के साथ 5 भी आ सकता है और 6 के साथ 6 भी आ सकता है। यही सैंपल स्पेस होगा इसका। बस आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? अगर इन दोनों से मतलब मल्टीपल ऑफ 3 ना आए तो कौन आए? 1 2 4 5। तो अगर एनी अदर नंबर कम्स, मतलब ये दोनों ना आए तो हम डाई नहीं फेंकेंगे, फिर क्या फेंकेंगे? टॉस अ कॉइन, कॉइन फेंका जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ 1 अगर आ गया डाई पर तो डाई नहीं फेंकी जा रही, कौन फेंका जा रहा है इस बार? या टॉस किया जा रहा है? कॉइन। तो सर 1 के साथ हेड आ सकता है। हाँ, जब 1 आया डाई पर तो अब मेरी कंडीशन क्या है? अब मुझे डाई नहीं फेंकनी, मुझे फेंकना है कॉइन। तो जब मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो हो सकता है हेड आ जाए। जरूरी है हेड आ जाए 1 के साथ? सर 1 के साथ टेल भी तो आ सकता है। सेम वे 2 के साथ हेड आ जाए या 2 के साथ क्या आ जाए? टेल। 4 के साथ हेड आ जाए या 4 के साथ क्या आ जाए? टेल। 5 के साथ हेड आ जाए या 5 के साथ क्या आ जाए सर? टेल आ जाए। ऐसा हो सकता है। दे आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। कैसे सर? देखो, जो इनके आने की प्रोबेबिलिटी है वो तो सेम है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी और इन सब की, यानी कि ऊपर वाले 12 केसेस की तो सेम है इवेंट्स की, सैंपल पॉइंट्स की। लेकिन इनकी 1 के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, हेड के आने की है 1/2। तो इस पूरे ब्रैकेट की जो प्रोबेबिलिटी है 1/12। सेम वे इसकी, सेम वे इन सभी की। लेकिन इनकी 1/6 और 1/6, 1/36। तो अभी भी क्लासिकल थ्योरी जो कहती है फेवरेबल अपॉन टोटल, वो नहीं काम करेगी। यहां पर हम क्या अप्रोच लगाएंगे? एक्सियोमेटिक। समझ आ रही है आपको बात? अगेन हमें निकालना क्या है? वैसे तो सर उसने बोल दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गिवन दैट दिस। तो एक चीज गिवन है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी बता दो। तो सर ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर लिखते हैं एफ इवेंट। एफ इवेंट मतलब फाइंड इवेंट, है ना? कहता है कॉइन शोज अ टेल। कॉइन पर क्या आ जाए? शोज अ
टेल, राइट। तो सर अगर मैं इस इवेंट को लिखूं, कॉइन पर टेल आ जाए, कॉइन पर टेल कब आएगा? कॉइन पर टेल तब आएगा जब मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आएगा। चेक करो, मल्टीपल ऑफ 3 आ गया तो टेल तो आने का सवाल ही नहीं है। टेल तो तभी आएगा तो जब डाई पर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आएगा। तो 1 के साथ टेल आ सकता है सर, 2 के साथ भी तो आ सकता है टेल सर, 4 के साथ भी आ सकता है टेल, और 5 के साथ भी टेल आ सकता है। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं हमारा जो गिवन इवेंट्स है। गिवन इवेंट क्या है? एट लीस्ट 1 डाई शोज नंबर 3, है ना, कम से कम एक डाई पर नंबर 3 आ रहा है। तो सर अगर मैं इसको सेट्स फॉर्म में लिखूं तो देखते हैं सैंपल पॉइंट क्या क्या होंगे, है ना। एटलीस्ट 1 डाई, कम से कम एक डाई पर 3 आ रहा है, एक डाई पर कम से कम 3 आ रहा है। तो सर अगर एक डाई पर 3 आ रहा है तो ये तो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो दूसरी डाई पर कुछ भी आ सकता है, 3 1 3 2 3 3, 3 के साथ क्या आ सकता है 4, 3 के साथ क्या आ सकता है 5, और 3 के साथ क्या आ सकता है 6। चेक करो, 3 तो यहीं बैठा है और तो कहीं है ही नहीं, वैसे भी सोच सकते हो आप, ठीक है। अब है ना, सबसे बड़ी बात क्या है, ध्यान से समझना। सर मैं जानता हूं मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर ये इवेंट हो चुका तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं इधर लिख दूं भाई, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब g इवेंट हो चुका, गिवन है, या फिर f इंटरसेक्शन g अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ g। तो सर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ g निकलवाओ, क्या होगी बताएं? इसकी होगी सर 1/6, इसकी भी होगी 1/6, है ना। और क्रॉस क्यों लगा रहे हो बीच में, मतलब मल्टीप्लाई क्यों लगा रहे हो? तो देखो 3 के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, अगर 3 आ गया ना तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है दोबारा डाई फेंकेगी, दोबारा से डाई को ही फेंकना है, रोल करना है, तो एंड लगेगा, इस कोमा का मतलब एंड। अब 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, लेकिन एक बच्चे ने कहा जरूरी है अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ गया तो 1 ही आ जाए, नेक्स्ट 2 भी तो आ सकता है, उसी 3 के साथ 3 भी तो आ सकता है। तो यहां पर बीच में लगते जाएंगे 1/6 इंटू प्लस 1/6 इंटू 1/6 प्लस 1/6 इंटू 1/6 प्लस 1/6 इंटू 1/6 प्लस कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और लास्ट फिर से लिख देते हैं 1/6, तो ये होगा 6/36, है ना। सर क्या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे? बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं ये कहूंगा कि ऑल दो इसमें तो सब नहीं आए, जैसे पिछला क्वेश्चन था वो ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि वहां पर एक केस ऐसा भी आया था जो एच और टी आया था, तो वहां पर तो सारे अलग अलग आए थे। हाँ इसमें आप लिख सकते थे, इसमें आप लिख सकते थे, अगर डाई फेंकी है तो ये होगा। क्लियर है बात? नहीं तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इसी तरह लिखें, इससे आपका लॉजिक भी क्लियर होता है, क्योंकि अगर आप वो लिखते हैं ना तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहते हैं, बेटर है यही तरीका चलाएं हर जगह पर, ठीक है। दूसरी बात, अगर सर मेरे को अब इन दोनों का कॉमन इवेंट भी चाहिए, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी तो आ गई ना, ये कितनी है 6/36। अब सर एफ इंटरसेक्शन जी, इन दोनों का कॉमन इवेंट देख के बताओ सर, 1 टेल है क्या? नहीं है। 2 टेल है क्या? नहीं है। 4 टेल है क्या? नहीं है। 5 टेल सर वो भी नहीं है, तो कोई भी इवेंट नहीं है, मतलब नल इवेंट होगा, है ना। एफ इंटरसेक्शन जी इज दी एम्प्टी सेट, तो जिसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? एफ इंटरसेक्शन जी के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 0, है ना। ये तो श्योर, यानी एक तरह से इम्पॉसिबल इवेंट है कि इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, है ना। श्योरली इम्पॉसिबल इवेंट है कि कुछ हो ही नहीं सकता इनमें कॉमन। चेक करो, तो सर हम यहां क्या रखेंगे 0, तो 0 अपॉन समथिंग, प्रोबेबिलिटी आ गई 0, मतलब एफ के आने की प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है। क्लियर है? अगर g इज गिवन, वरना आप देखो, अब ध्यान से लॉजिक से देखते हैं, कहता है ये इवेंट तो हो चुका है ना, अब सैंपल स्पेस ये ना हो कि ये है, कहता है एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, कम से कम एक डाई पर 3 आए, तो यही तो है, इसी में तो 3 आ रहा है। अच्छा सर इसमें भी आ रहा था 3, ओह अगर हम इसको भी लेते हैं 6,3, एक और आएगा भाई 6,3, है ना। अब ये जब क्वेश्चन देखा तो मेरे को दिखा 6,3 यहां आ रहा है, बाकी कहीं नहीं आ रहा, तो एक और केस आएगा इसी तरह से 1/6 इंटू 1/6, तो ये टोटल केस होंगे बेटा 7/36, तो 7/36 आप यहां लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कहता है कम से कम एक डाई पर 3 आ रहा हो, तो आ गया ना एक डाई पर 3, चेक करो चेक करो चेक करो, ठीक है। हर एक डाई पर 3 आ रहा है, हर एक डाई पर 3 आ रहा है, और यहां पर 2 आ रहे हैं, वो भी चलेगा, कम से कम एक 3 होना चाहिए। अब इसमें से ये तो हो चुका, मतलब अब मेरा सैंपल स्पेस ये है ना कि ये है, कहता है द कॉइन शोज अ टेल, जो कॉइन आए ना उस पर टेल आ जाए, तो सर कॉइन की तो बात ही नहीं आ रही एक भी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो कुछ आएगी ही नहीं, ये बात तो यहीं से समझ आ गई। क्लियर है बात?
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, आप इसको भी लिख लीजिए। अब हम वर्ड प्रॉब्लम से हटके कुछ अलजेब्रिक क्वेश्चंस देखते हैं बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ओनली। देखिए बहुत आसान सवाल होते हैं और एक एक नंबर में बहुत पूछे जाते हैं। कहता है गिवन दैट E एंड F आर इवेंट सच दैट PE इक्वल टू दिस। मेरे पास जो गिवन है मैं उसको लिख लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इवेंट दी हुई है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इवेंट है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F दी हुई है 0.2। मुझे कहता है फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड या व्हेन F इज गिवन। तो हम तो जानते हैं सर ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, राइट है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है सर E बाय F, तो यहीं पर आता है। तो E इंटरसेक्शन F मेरे पास है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ F है 0.3, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 2/3, बस यही आंसर है। अच्छा इसी का बी पार्ट, ये ए पार्ट ले लेते हैं और एक बी पार्ट बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। तो क्या होगी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में, तो गिवन पार्ट विल बी दिस टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो मैं तो बता ही चुका हूं ये और ये सेम है बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिव दैट वी हैव रेड ड्यूरिंग द क्लास 11th इन चैप्टर 1 सेट्स, राइट। तो ई इंटरसेक्शन एफ लो या एफ इंटरसेक्शन ई, वो होगा 0.2। या आप एक काम करें इसी को लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, है ना, ये बात आप लिख सकते हैं। तो 0.2 और ई क्या है सर, ई की प्रोबेबिलिटी है 0.6, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, तो द रिजल्ट विल बी दिस। बस यही करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, और भी आसान सवाल है। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है, बी दी हुई है, बी बाय ए भी दी हुई है, तो फाइंड करो ये तीनों को। तो सर बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो मेरे पास गिवन क्या क्या है, मैं दोबारा लिखता हूं। पी ए है 0.8, पी बी है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट व्हेन ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड इज 0.4। ये गिवन है ना। अगर मुझे ये निकालना है तो ये तो सर हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। कैसे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी by A will be equal to probability of B intersection A अपॉन में probability of A। तो B intersection A अगर मैं निकाल दूं तो देखिए ध्यान से, मैं इसको यहां लिखता हूं, ये A पार्ट मैंने लिया है, तो probability of B intersection A, या फिर मैं ये बोल सकता हूं probability of A intersection B किसके इक्वल होगा, ये क्वांटिटी उधर चली जाए, तो probability of A मल्टीप्लाई बाय probability of B when A has occurred already। तो probability of A क्या है, which is 0.8 into probability of this which is 0.4, तो ये कितना आएगा सर 0.32। क्लियर है ये बात आपको अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ए बाय बी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगी सर, बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है सर, विच इज 0.5, और इसकी प्रोबेबिलिटी तो सर हमने अभी अभी निकाली है, विच इज 0.32। ये बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से, है ना। अगर सर ये पार्ट ना होता और डायरेक्ट ये पूछता ना, तब ये क्वेश्चन फिर भी अच्छा होता। मैं सोचता कि ये कैसे लाऊं, इसके लिए फिर मैं इस कंडीशन का यूज करता। अगर ये फर्स्ट पार्ट ना होता, डायरेक्ट बी पार्ट देता, तो ये क्वेश्चन और भी बेहतरीन होता, क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी मुझे सोचना पड़ता कैसे निकालूं। फिर मैं यहां से इंटरसेक्शन भी निकालता, तब मैं इसको यहां पुट करता। तो अब यहां से देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे तो आएगा 100, यहां से हटाएंगे तो 10 जाएगा, 0 0, है ना। 2 5 जा 2 16 जा, और 16/25, 16/25 कितना आएगा सर, 16 अपॉन में 25 विल बी इक्वल टू 0.64 आएगा सर। आप इसको कट करके देख सकते हैं, ठीक है। 25 6 जा 10 0, हाँ बिल्कुल ठीक है। सी पार्ट अब देखते हैं क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो सर ये तो हमने सेट में सीख लिया था किस तरह से ए यूनियन बी को खोला जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये हम बिल्कुल यूनिवर्सल रूल लगाएंगे जो सब जगह एप्लीकेबल है, यानी कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से हटके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इट इज 0.8, बी 0.5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी है 0.32। तो देखिए ये कितना है 1.3 फिर 0 माइनस 0.32। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.98। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। कहता है इवेल्युएट
दिस, हमें निकालना है ये, और अब मेरे पास ये क्वांटिटी गिवन है और ये भी गिवन है ना। तो सर जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बराबर है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 5/13। तो मैं आपको ये बात कई बार बता चुका हूं कि अगर ये तीनों इक्वल है ना तो मैं अपने अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो को यूज कर सकता हूं, मतलब ये क्वांटिटी इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो मेरे पास जो लॉजिकल जो चीजें आ रही हैं वो ऐसे आ रही हैं कि मैं इसको इसके साथ इक्वेट करूं, और एक बात और, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल हो गई, 5/13। तो देयरफॉर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की निकाल दी 5/26 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट हो गई हमारे पास कितना, 5/13। और सर ये क्वांटिटी मेरे को पता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, ये सब चीजें गिवन है। कहता है ए यूनियन बी निकालना है आपको पता है ए यूनियन बी के लिए इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी, इसका यूज करते हैं, इसी का यूज करता हूं मैं, इसी के नीचे लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2/5। अगर मुझे ये निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 2/5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है सर, वो है 5/13, 2/5 इंटू 5/13, ये कैंसिल तो आ गया 2/13। कौन आया सर, ये ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब मुझे क्या निकालना है सर, मुझे तो यूनियन चाहिए, तो यूनियन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। A कितना है सर, 5/26, B कितना है 5/13 माइनस ये है सर 2/13। तो जो LCM आएगा बेटा वो आएगा 26, यहां पर 5, यहां पर 10 माइनस 4, 15 में से 4 गए 11/26। एक अच्छा सवाल है ना, पूछ सकता है 2 नंबर में। चलिए ये आपके है ना एनसीईआरटी के ही एमसीक्यूज हैं, ये एमसीक्यू है, मैंने इसी तरह लिख दिया क्योंकि कुछ खास है ही नहीं। कहता है ये और ये गिवन है, ये निकाल के दिखाओ। तो आप बताओ, ध्यान से देखते ही बता दोगे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सर ए इंटरसेक्शन बी चाहे कुछ भी हो, बी तो 0 ही है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में 0, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंफिनिटी के साइन से। क्लियर है, एक ऑप्शन इंफिनिटी दिया होगा अगर ये एमसीक्यूज है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली एक्सरसाइज है उसका लास्ट ये एमसीक्यू है, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। कहता है ए एंड बी दो इवेंट हैं सच दैट दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इक्वल है ना, दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इक्वल है। कहता है बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देन, है ना। तो हम तो जानते हैं सर, इसको अगर ओपन करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन विच इज बी हियर। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में सर गिवन क्या है ए, और हम ये दोनों इक्वल होते हैं, यहां लिख देना आप, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। व्हाई, बिकॉज ये क्या होती है सर, ये कॉम्यूटेटिव होती हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, ये कॉम्यूटेटिव डबल एम होता है भाई, यहाँ डबल एम, राइट। तो सर ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो गई, तो जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट विल बी इक्वल टू ए इवेंट, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। क्लियर है ये बात। अच्छा एक बात और भाई, सर क्या एमसीक्यूज बस या इस तरह के क्वेश्चंस इतने ही हैं? बेटा देखो इजी तो यही है अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन ओनली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेकिन जब मैं एक टॉपिक और कराऊंगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स डिपेंडेंट इवेंट्स, उसमें मैं इस तरह के अलजेब्रिक क्वेश्चंस कुछ और भी लूंगा, जिसमें मैं ना कुछ क्वेश्चंस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के भी दूंगा, जिससे कि आप उसमें उस पर्टिकुलर टॉपिक में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट और पर्टिकुलरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में कैसे डिफर करेंगे उस समय पर समझेंगे। तो मैं अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन करा रहा हूं बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बाकी कुछ बचे हुए अलजेब्रिक क्वेश्चन हम आने वाले लेक्चरों में लेंगे। वो एक तरह से मिसलेनियस होंगे, मिक्सअप होंगे, तो आपको पता भी चलेगा कि हाँ इसमें लगना क्या है या कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि ये क्वेश्चन किस पर्टिकुलर टॉपिक से। क्लियर है ये बात। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।